नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए अति इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर 2016 में पूछे गए सवालों पर हम अध्ययन करेंगे। अकार्बनिक रसायन है फर्स्ट पेपर, अकार्बनिक रसायन का फर्स्ट पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए अति इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि वैसे सॉल्व पेपर जो पुराने एग्जामों में भी जो एग्जाम हो गए 2015 से लेकर 22 तक उनमें जो सवाल पूछे गए वापस रिपीट होते हैं। उन अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सवाल है sp3d2 व d2sp3 और d2sp3 संकरण में अंतर बताना है। sp3d2 और d2sp3 में अंतर बताना है। sp3d2 संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं। sp3d2 में क्या होता है? sp3d2 में बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं। कौन से बाह्य डी कक्षक है वो भाग लेते हैं संकरण में, ठीक है। जैसे sf6 में, जबकि d2sp3 संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं दोस्तों। ये आंतरिक अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं और इसमें बाहरी डी कक्षक भाग लेते हैं। ओके, ये इस दोनों में अंतर हो गया। जैसे कि ये d2sp3 का उदाहरण है, जैसे कि CrCO6 ये। ओके, अगला सवाल है त्रिज्या अनुपात को परिभाषित कीजिए। त्रिज्या अनुपात ये दोस्तों अति इम्पोर्टेंट है। वैसे प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए वैसे वाइवा होता है तब हम ऐसी एग्जामिनर के सामने परिभाषाएं रख सकते हैं, ताकि वो हमारे डाउट की बात ना रहे कि एग्जाम में नंबर कितने आएंगे, कैसे फेल कर देगा वगैरह वगैरह, कितने नंबर देंगे, कितने नहीं देंगे, कम देंगे ज़्यादा देंगे, उसकी माथापच्ची नहीं रहती दोस्तों। ऐसे ही परिभाषाएं वैसे पूछ लेता है तो हमें बता देने की त्रिज्या अनुपात को परिभाषित कीजिए। किसी आयनिक यौगिक के धनायन एवं ऋणायन का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है दोस्तों। त्रिज्या अनुपात क्या होता है? जब किसी धनायन की किसी आयनिक यौगिक, किसकी कोई भी आयनिक यौगिक है, उसकी धनायन एवं ऋणायन का जो त्रिज्या अनुपात है, उस अनुपात को त्रिज्या अनुपात के नाम से, त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसे त्रिज्या अनुपात, धनायन और किसी आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। धनायन कोई आयनिक यौगिक है, उसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है उसे त्रिज्या अनुपात के नाम से जानते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है AgCl सफेद है जबकि Agl पीला है, क्यों? AgCl है वो सफेद होता है, लेकिन Agl है वो पीला होता है। सहसंयोजी यौगिकों में सहसंयोजक बंध बढ़ने के कारण रंग गहरा होता है। सहसंयोजी यौगिक होते हैं, कौन से यौगिक? सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो सहसंयोजक गुण के बढ़ने के साथ रंग है वो गहरा होता जाता है। Cl की विद्युत ऋणता I की तुलना में अधिक होती है दोस्तों। इस Cl की विद्युत ऋणता है, AgCl में Cl की विद्युत ऋणता है वो AgI की तुलना में अधिक होती है। Cl की विद्युत ऋणता, इस Cl की विद्युत ऋणता है वो I की तुलना में अधिक होती है, इस I की तुलना में अधिक होती है, जिससे AgI में AgCl से अधिक सहसंयोजी हो। इसलिए AgI में AgCl से अधिक सहसंयोजी गुण क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि AgCl की विद्युत ऋणता I की तुलना में अधिक, इसमें विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है दोस्तों। इस I की Cl की तुलना में विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण यह कैसा सहसंयोजी गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा? AgCl में AgI की तुलना में सहसंयोजी गुण अधिक पाए जाते हैं, इसी कारण AgI ये वो पीला है और AgCl सफ़ेद है। AgCl में सहसंयोजक गुण होने के कारण इसमें विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए ये पीला है। इसमें विद्युत ऋणता कम है, ये बात है। अगला है 5वां सवाल है क्लोरोफिल में पाए जाने वाले एस खंड तत्व का नाम। क्लोरोफिल में कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है, उसके एस खंड का नाम बताना है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg धातु पाई जाती है दोस्तों। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, या फिर क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एस खंड कौन सा है, जिसके कारण पत्तियों में ऐसा कौन सा खंड है जिसके कारण वो हरा रंग प्रदर्शित करती है। जैसे क्लोरोफिल में इससे पाया जाता है, हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल के कारण क्लोरोफिल के अंदर है वो मैग्नीशियम धातु है वो पाई जाती है दोस्तों। अगला है
Li तथा Be किन तत्वों के साथ विकिरण संबंध दर्शाते हैं? Li और Be ये दोनों किन तत्वों, ऐसे कौन से तत्व है जिसके साथ में ये विकिरण संबंध दर्शाते हैं, उसके बारे में लिखना है। Li मैग्नीशियम के साथ, Li है वो मैग्नीशियम के साथ तथा Be है वो एल्यूमिनियम के साथ में विकिरण संबंध बनाना। दोस्तों विकिरण संबंध क्या होती है? जब आपने आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी सारणी के हिसाब से देखा होगा, टेढ़ी मेढ़ी सारणी नहीं, आवर्त सारणी में कुछ इस प्रकार होता है कि ये मान लो कि आपकी आवर्त सारणी, ठीक है, ऐसी होती है, तो इस प्रकार तत्व होते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर तत्व उपस्थित है और एक यहाँ तत्व उपस्थित है। तो जो इस प्रकार की ये जो तत्वों की श्रेणी है, ये एक कौन सी त्रिज्या के अंदर आती है? विकिरण संबंध के अंतर्गत। यानी कि जो इसके इस तत्व के जो लक्षण होंगे, जैसे कि ये पानी में घुलता है तो ये भी घुलेगा, ये वाला ही, तो यानी कि एक दूसरे के जो समानता प्रदर्शित करते हैं उसे हम विकिरण संबंध के एक रेखा होती है, यानी कि जो तत्व सेम प्रदर्शित करते रहे अपनी लक्षण, तो उसे विकिरण संबंध कहते हैं। तो Li का विकिरण संबंध यानी Li ऐसा, Li के जैसा का जैसा कौन सा तत्व है जो समान गुण प्रदर्शित करता है और आवर्त सारणी में उस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के बीच में आता है, यानी उसके संपर्क में पास ही में आता है, तो कौन सा है? लिथियम के साथ में मैग्नीशियम और बेरिलियम के साथ में एल्यूमिनियम, दोनों क्या है? विकिरण संबंध पर उपस्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, बोरेजिन की संकल्पना का उल्लेख। बोरेजिन की संकल्पना है, इसका उल्लेख करना है। बोरेजिन की संकल्पना ये रही, बोरेजिन की संकल्पना। दोस्तों इसमें बेरिलियम और वैसे ये सब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम की एक संरचना है, बेरिजिन बेंजीन की तरह बनी होती है। दोस्तों बेरिजिन संरचना। ओके, अगला लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, IAA व IIB समूह के मूलकों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, नौवां सवाल, कि IIA और IIB समूह है, उसके मूलक को एक दूसरे से पृथक करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? उस अभिकर्मक का नाम बताना है। IIA और IIB समूह के लक्षण को एक दूसरे से पृथक करने के लिए पीले अमोनियम सल्फेट विलयन का प्रयोग किया। यदि IIA और IIB दोनों अलग अलग समूह है और इसके लक्षणों को पृथक करने के लिए किस, यानी इसके लक्षण वो समान है लेकिन इसके लक्षणों को पृथक करने के लिए किस अभिकर्मक को मिलाएंगे, अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से इसमें लक्षणों में भिन्नता आ जाएगी, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो IIA और IIB समूह के लक्षणों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए IIA और IIB के लक्षण हैं वो समान हैं और इसको पृथक करने के लिए, इसके लक्षणों को पृथक करने के लिए पीले अमोनियम सल्फेट विलयन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला लेते हैं, 10वां सवाल है, सम आयन प्रभाव क्या है? सम आयन प्रभाव कौन सा प्रभाव है? सम आयन प्रभाव क्या है? दोस्तों 2016 के एग्जाम में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों ऐसे सवालों का आप अध्ययन करना चाहते हैं और अंत तक जुड़े रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार आप सभी के सामने 1 वीक सीरीज और साथ ही के साथ BSc के सॉल्व पेपर लाने का अत्यंत भरपूर प्रयास करूंगा। दोस्तों आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। 10वां सवाल है, सम आयन प्रभाव क्या है? सम आयन प्रभाव जब किसी, ये दोस्तों सम आयन ऐसे छोटे छोटे सवाल मैं आपको बताता रहूँगा कि प्रैक्टिकल के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों कि सम आयन प्रभाव क्या, आपको एग्जामिनर सवाल वाइवा में पूछ सकता है। दोस्तों सम आयन प्रभाव, जब किसी दुर्बल विद्युत अपघटय के विलयन में कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघटय मिलाया जाए जिसमें धनायन या ऋणायन हो तो विद्युत अपघटय का आयन पहले की तुलना में कम हो जाता है, इसे सम आयन प्रभाव कहते हैं। दोस्तों सम आयन प्रभाव क्या होता है कि ये वह प्रभाव है, सम आयन प्रभाव, कि जब किसी दुर्बल विद्युत अपघटय, कोई भी एक दुर्बल, किसी पात्र में दुर्बल विद्युत अपघटय लिया गया, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटय के विलयन में कोई, उस विलयन में एक पात्र में दुर्बल विद्युत अपघटय लिया गया, उस पात्र के अंदर प्रबल विद्युत अपघटय मिला दिया है। किसी दुर्बल विद्युत अपघटय के अंदर प्रबल विद्युत अपघटय मिलाया जाता है तब
धनायन या ऋणायन समान हो तो तब उसके धनायन और ऋणायन समान हो तो दुर्बल विद्युत अपघटन का आयनन पहले की तुलना में कम हो जाता है दोस्तों। धनायन और ऋणायन का जो भी विलयन है उसमें धनायन और ऋणायन का मान यदि कम है, धनायन और ऋणायन दोस्तों सॉरी कम नहीं समान हो तो दुर्बल विद्युत अपघटन वो पहले की तुलना में कम हो जाता है, यदि समान है तो कम हो जाता है। इसे समान प्रभाव कहते हैं। जैसे कि CH3COOS के विलयन में HCl मिलाने पर साम्य विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते दोस्तों। फर्स्ट यूनिट से सवाल है। अगला सवाल फर्स्ट यूनिट से है कि संकरण किसे कहते हैं। संकरण आप सभी जानते भी होंगे अगर आपने पढ़ा है तो। संकरण किसे कहते हैं, ऐसी सरल सरल परिभाषा है। वैसे एग्जामिनर आपको वाइवा में पूछ सकता है कि संकरण क्या है बताइए, यानी एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि बच्चे के पास में कितना नॉलेज है, उसने कितनी चीज़ों को याद रखा है। दोस्तों आपने 11वीं में तो संकरण के बारे में पढ़ लिया होगा, लेकिन आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी यानी फर्स्ट ईयर में आपने कितना अध्ययन किया है, यदि वो 12वीं में याद हुई परिभाषा अब आपको याद नहीं रहेगी, यदि आपने इस परिभाषा को रिपीट किया है तो एग्जामिनर समझ जाएगा वास्तव में बच्चे ने पढ़ाई की, तो उस हिसाब से वो नंबर देता है, ठीक है ना। संकरण किसे कहते हैं, sp3 तथा sp3d2 संकरण को एक उदाहरण सहित समझाइए। sp3 और dsp2 संकरण को उदाहरण सहित समझाना है। किसी परमाणु के संयोजकता कोष के लगभग समान ऊर्जा, कोई परमाणु है उसके संयोजकता कोष के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृति वाले परमाणुीय कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा एवं आकृति के उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। इस नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि संकरण क्या है। किसी परमाणु के संयोजकता कोष के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृति वाले परमाणु कक्षक के परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा एवं आकृति के उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनते हैं। किसी परमाणु के संयोजकता कोष में लगभग समान ऊर्जा, किसी परमाणु की संयोजकता कोष की समान ऊर्जा और उसकी आकृति वाले परमाणुीय कक्षक परस्पर मिश्रित होते दोस्तों एक जैसे, यानी कि एक ही प्रकार की ऊर्जा और एक ही प्रकार की आकृति वाले कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा एवं आकृति उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते दोस्तों, तो उसे संकरण के नाम से जानते हैं। संकरण कक्षक यानी संकरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल था कि sp3 और d2sp3 संकरण में संकरण को उदाहरण से समझाना दोस्तों। ये देख लेते हैं कि sp3 संकरण क्या है। जब एक s, ये कितना था एक, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं, एक s और 3p 3p, एक s कक्षक और 3p कक्षक परस्पर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर नए चार कक्षक बनाते हैं तो उसे sp3 संकरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। sp3 संकरण क्या है कि जब एक s कक्षक और 3p कक्षक परस्पर ऊर्जा की पुनरावृत्ति करके चार संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसे sp3 संकरण के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है C बराबर 2s2 2p2। ओके दोस्तों अगला संकरण है, ये तो सेम ही है। ये रहा अगला संकरण sp3 d2 dsp2 संकरण। कौन सा संकरण, dsp2 संकरण जब एक d कक्षक एक s कक्षक एक s कक्षक और दो p कक्षक मिश्रित होकर समान ऊर्जा एवं आकृति के चार कक्षक का निर्माण करते हैं उसे dsp2 संकरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि NiCN4 हाल्टोइज माइनस में, ठीक है। एक d कक्षक एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा और आकृति के कितने चार कक्षकों का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, सेकंड यूनिट से सवाल रहेगा आपके। जालक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये भी वाइवा की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जालक ऊर्जा क्या है परिभाषित करो, यही पूछ सकता है कि जालक ऊर्जा को समझाइए। तो वहां पर आपको बैठे बैठे समझाना पड़ता है, थोड़ी बहुत वैसे डिस्कशन करनी पड़ती है। जालक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर आयनिक यौगिक की
ऊर्जा जालक ऊर्जा निर्भर करती है। जालक ऊर्जा क्या है ये देख लेते हैं पहले तो। जब पृथक पृथक गैसीय आयन मिलकर एक मोल ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जब पृथक पृथक जब अलग अलग गैसीय आयन मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब दोनों के गैसीय आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कि पृथक पृथक गैसीय आयन, पृथक पृथक गैसों के आयन मिलकर एक मोल ठोस क्रिस्टल का निर्माण करता है, तब ऊर्जा की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसे चालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक उदाहरण के लिए M+ ये गैस है, X- ये भी गैस है। जब अलग अलग गैसें हैं वो मिलकर एक मोल, कितने मोल, एक मोल गैस का निर्माण करते हैं, तब उसकी ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसे चालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक बार और यही सवाल 2015 के एग्जाम में मेरे ख्याल से पूछा गया था। ये भी वीडियो रिकॉर्ड है इसी प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों, ओके, देख लीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आयनिक यौगिकों की चालक ऊर्जा पर निर्भर करती, आयनिक यौगिक, जिन आयनिक यौगिकों की चालक ऊर्जा पर निर्भर करती है उन कारकों की विवेचना कीजिए। ऐसे कारकों की विवेचना करनी है जिनकी आयनिक यौगिकों की जो ऊर्जा होती है वो चालक ऊर्जा पर निर्भर करती है, उन पर वर्णन करना है दोस्तों। आयनिक आवेश क्या होता है? आयनों पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर यौगिकों की चालक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों जब किसी गैसीय आयन हो या फिर विद्युतीय आयन हो या फिर कोई भी आयन हो, उस आयनों के आवेश होता है, उस पर जो भी विद्युत की मात्रा होती है, आयनों के आवेश की मात्रा बढ़ती है। जब किसी आयन की आवेश की मात्रा बढ़ती है तो उसके यौगिक की, तो उस यौगिक की चालक ऊर्जा भी साथ ही साथ बढ़ती रहती है दोस्तों। अब है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ चालक ऊर्जा में भी कमी आती है दोस्तों। आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आयनों की त्रिज्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ चालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, ये फैक्ट है दोस्तों। अगला है क्रिस्टल संरचना, इसकी बात कर ले। आयनों की क्रिस्टल संरचना पर बात करें कि इस चालक ऊर्जा के आयनों की क्रिस्टल संरचना के बारे में। क्रिस्टलीय संरचना मेडुलुंग स्थिरांक की बात करें तो मेडुलुंग स्थिरांक ए क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करती है तथा समन्वय संख्या में वृद्धि के साथ, जब किसी आयन की समन्वय संख्या में वृद्धि होती है तो उसके साथ में मेडुलुंग स्थिरांक बढ़ता है दोस्तों। किसी आयनिक यौगिक की समन्वय संख्या में वृद्धि होगी, जब समन्वय संख्या में वृद्धि होगी तो उसके मेडुलुंग स्थिरांक में भी वृद्धि होगी, जिससे चालक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और किंतु आयनिक त्रिज्या का प्रभाव मेडुलुंग स्थिरांक की अपेक्षा चालक ऊर्जा पर अधिक हो जाता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, बोर्न घातांक n का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बोर्न घातांक n का मान है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आयन में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n का मान भी बढ़ जाता है। n का मान बढ़ने पर चालक ऊर्जा भी बढ़ती रहती है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं कि बोर्न हॉबर चक्र क्या है। बोर्न हॉबर चक्र के बारे में अगला सवाल अथवा में पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। अति इम्पोर्टेंट सवाल रह सकता है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। देख लेते हैं एक बार बोर्न हॉबर चक्र क्या है, उदाहरण सहित समझिए। बोर्न हॉबर चक्र को देख लेते हैं। बोर्न हॉबर चक्र हेस नियम पर आधारित एक ऊष्मागतिक चक्र है दोस्तों। ये बोर्न हॉबर चक्र है। क्या बोर्न हॉबर चक्र है? वो एक ऊष्मागतिक चक्र है जो आयतन विभव, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा और संभवन ऊर्जा में संबंध बताता है दोस्तों। बोर्न हॉबर चक्र है आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आपको ये सवाल पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, रटना चाहिए, कुछ भी कहो, आपको कंठस्थ होना चाहिए दोस्तों कि बोर्न हॉबर चक्र क्या है। आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल बनता है दोस्तों। बोर्न हॉबर चक्र वह चक्र है जो कि हेस नियम पर आधारित रहता है।
आधारित एक ऊष्मागतिक चक्र दोस्तों, एस नियम पर आधारित एक ऊष्मागतिक चक्र है कौन सा? बोर्न-हाउबर चक्र। और बोर्न-हाउबर चक्र ऊष्मागतिक होने के साथ साथ आयतन विभव, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता और ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और वियोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा तथा संवहन ऊर्जा में संबंध को बताता है। ये किन किन के साथ में संबंधता की जानकारी देता है? तो ये वियोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा, संवहन ऊर्जा आदि में संबंध बताता है। उसके साथ साथ ये ऊष्मागति की ये एक चक्र है दोस्तों, बोर्न-हाउबर चक्र। ओके, अगला सवाल है सीमेंट के निर्माण में सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन कौन सी, उसके बारे में लिखना है। चूना और सिलिका आप सभी के सामने पेश है। चूना और सिलिका ये तो सीमेंट के निर्माण में मिलाया जाता है। तो चूने के अवयव जैसे कैल्शियम सामग्री, ओरेगोनाइट, कैल्साइट, मोल और रोल, या फिर स्टेली पत्थर, और चूने के पत्थर चूने के सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। और है सिलिका, SiO2 सिलिका। सिलिका के अवयव कौन कौन से हैं? जैसे कि मृत्तिका, मोल, सेल और रेत, ये सिलिका के अवयव है। चूना, सिलिका। अगला है चूना, सिलिका, एल्यूमिना के अवयव। मृणमय सामग्री जैसे एल्यूमिनियम एश का कूड़ा, मृत्तिका, एल्यूमिनियम, आयरन यानी फेरस, मृत्तिका, आयरन हिस्से हैं मेरे। और सीमेंट का जमना, सीमेंट किस प्रकार जमता है? हम सीमेंट में जैसे ही पानी इंक्लूड करते हैं तो वो जम जाता है, एक ठोस पदार्थ के रूप में जम जाता है। वो किस प्रकार जम जाता है उसके बारे में लिखना कि सीमेंट का जमना, जब सीमेंट में जल मिलाया जाता है, जब सीमेंट में जल मिलाया जाता है तो प्राप्त गाढ़े घोल को सीमेंट पेस्ट, प्लास्टिक द्रव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं तो उसमें जो पेस्ट बनता है या उसे प्लास्टिक पेस्ट के नाम से जानते हैं, परंतु ये बहुत ही कम समय में पर्याप्त ठोस हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम सीमेंट में पानी डालते हैं तो एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है, जिसे प्लास्टिक पेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये तुरंत ही ठोस हो जाता है। इसे सीमेंट का प्रारंभिक स्थापन कहते हैं। दोस्तों, इसे सीमेंट का प्रारंभिक स्थापन कहते हैं। सीमेंट का जमना एवं कठोर होना मुख्य रूप से विभिन्न रासायनिक यौगिकों के जल योजन व जल अपघटन की क्रियाओं के कारण होता है। दोस्तों, सीमेंट का जमना और कठोर होना, सीमेंट का जमना और कठोर होना ये मुख्य रूप से विभिन्न रासायनिक यौगिकों के जल संयोजन और जल अपघटन के कारण, विभिन्न रासायनिक यौगिकों के जल योजन और जल अपघटन की क्रियाओं के कारण होता है। दोस्तों, जल योजन और जल अपघटन की अनेक रासायनिक क्रिया जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो रासायनिक और भौतिक क्रियाएं घटती रहती है, और ये जल योजन और जल अपघटन की क्रियाओं के कारण ये सब सीमेंट का जमना होता है। इस फलस्वरूप जेल व क्रिस्टल ये उत्पाद का निर्माण होता है। दोस्तों, सीमेंट पेस्ट का स्थापन व कठोर होना, सीमेंट पेस्ट का स्थापन और कठोर होना, क्रिस्टलीय संरचनाओं को आपस में गूंथ जाना, कठोर जेल संरचना के नाम से जाना। जब सीमेंट जम जाता है तो उसे कठोर जेल संरचना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको रट के जाना है, समझ के जाना है, पढ़ के जाना है, याद करके जाना, कंठस्थ करके जाना है। दोस्तों, कैसे भी कर गए कि CO2 गैस है और SiO2 ठोस है। कारण SiO2 तो ठोस है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, लेकिन CO2 गैस है, इसका कारण बताना है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अकार्बनिक रसायन जोधपुर BSc 2016 सॉल्व पेपर ओरिजिनल ओरिजिनल ही है। वैसे आपको इस सॉल्व पेपरों की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपकी मांग के अनुसार। ओके, CO2 एक प्रकार की गैस है। सवाल थे क्या था कि CO2 गैस है, SiO2 ठोस है, कारण क्या है? तो CO2 गैस है जबकि SiO2 ठोस है। CO2 कारण है कि CO2 की संरचना होती है वो रेखीय होती है। कैसी होती है? CO2 की संरचना रेखीय होती है। इसमें कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ द्विबंध से जुड़ा रहता है। दोस्तों, CO2 गैस क्यों है? इसका कारण क्या है कि CO2 है वो CO2 की क्रिस्टल संरचना होती है वो रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय होती है। इसमें कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में बंधे रहे, जैसे कि CO2 शब्द से स्पष्ट है। ये CO2 यानी कि कार्बन परमाणु है CO2, तो कार्बन परमाणु है वो ऑक्सीजन परमाणु के साथ में द्विबंध से, यानी ये कितने परमाणु है? CO2 कितना है? द्विबंध से जुड़ा रहता है। इसीलिए ये एक
सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता। कैसे? सहसंयोजक CO2 यानी कि एक सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, यानी कि एक सहसंयोजक रेखीय होती है। CO2 की संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है। कार्बन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विबंध के साथ जुड़ा रहता है। दोस्तों कार्बन परमाणु है वो ऑक्सीजन के साथ द्विबंध परमाणु से जुड़ा, जैसे कि CO2 कितना 2 है तो 2 यानी कि द्विबंध से जुड़ा रहता है। इसी कारण यह गैसीय C डबल बॉन्ड O CO2 द्विबंध के द्वारा जुड़ा रहता है। दोस्तों ओके, आगे बढ़ते हैं। अब SiO2 ठोस है, कारण हमने भाई CO2 गैस है, इसका कारण बता दिया, क्योंकि ये रेखीय और द्विबंध के द्वारा जुड़ा रहता है, इसी कारण ये गैस है, और ये इसका उल्टा होगा। SiO2 की संरचना विशाल होती है और इसकी संरचना रेखीय और सरल छोटी होती है, लेकिन SiO2 की संरचना बहुत बड़ी विशाल होती है तथा हर SI परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा O परमाणु से जुड़े रहते तथा SI परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहते हैं। कैसे? सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में। SiO2 इसकी संरचना जटिल होती है, इसी कारण SiO2 ठोस है। सिलिकॉन की त्रिविमीय जालक युक्त संरचना जिसमें SI परमाणु चतुष्फलकीय रूप से 4 ऑक्सीजन परमाणु के साथ में बंधित रहता है। दोस्तों अगला है कार्बन बहुबंध बनाता है लेकिन सिलिकॉन नहीं। कारण बताना, कार्बन है वो बहुबंध बनाता है। अगला सवाल वैसे इसी हम देखा जाए तो आगे तो कार्बन बहुबंध बनाता है लेकिन सिलिकॉन बहुबंध नहीं बनाता है। कारण क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा कि कार्बन का आकार छोटा होता है। दोस्तों कार्बन होता है उसका आकार छोटा होता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु 2 p कक्षकों के मध्य आसानी से संपार्श्वीय अतिव्यापन हो जाता है। दोस्तों कार्बन का आकार छोटा होने के कारण कार्बन परमाणु है वो 2p कक्षकों के मध्य आसानी से संपार्श्विक अतिव्यापन हो जाता है, इसी कारण कार्बन बहुबंध बनाता है। जबकि सिलिकॉन का आकार बड़ा होता है। दोस्तों सिलिकॉन का आकार बड़ा होने के कारण सिलिकॉन परमाणु के कक्षकों में प्रभावी अतिव्यापन नहीं हो पाता। दोस्तों सिलिकॉन का आकार बड़ा होने के कारण सिलिकॉन के कक्षकों के मध्य प्रभावी अतिव्यापन नहीं हो पाता है, अतः यह बहुबंध का निर्माण करता है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों सवाल अति इंपॉर्टेंट थे, आप क्लास को रिवाइज करके भी इस सवालों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अति इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने पेश हुए 2017 के हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं भी है कि बार बार जो पिछले एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं वो रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे छोटे रिपीट हो या फिर बड़े रिपीट हो, आपको पढ़ने तो पढ़ेंगे। दोस्तों बाधक मूलकों से आप क्या समझते? दोस्तों ये एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है, आपके पास भी यूनिट से सवाल है। दोस्तों एग्जामिनर ये सवाल पूछ सकता है कि बाधक मूलक क्या है। बाधक मूलक क्या है उदाहरण से समझाइए कि वे अम्लीय मूलक। कौन से मूलक? वे अम्लीय मूलक जो द्वितीय समूह के पश्चात क्षारीय मूलकों के विश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे अम्लीय मूलक जो द्वितीय समूह के पश्चात, कौन से समूह के पश्चात? द्वितीय समूह के पश्चात क्षारीय मूलकों के विश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा उत्पन्न करने वाले बाधक मूलक कहलाते हैं। द्वितीय समूह के पश्चात जो मूलक उत्पन्न होते हैं उसमें जो बाधा उत्पन्न कर लेते हैं उसे बाधक मूलक के नाम से जाना जाते हैं। दोस्तों बाधक मूलकों के उदाहरण अति इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉस्फेट, बोरेट, फ्लोराइड। ये फ्लोराइड तो आप अपने घरों में जानते हो। यदि आप खारे पानी को देखते हो और खारे पानी को आप जलाते हो या फिर उसको उबालते हो तो पीछे वैसे खेतों में ही ज़्यादा दिन तक खारा पानी यानी कि जिसमें मिलावट है, लवण की, खारा है, मीठे की तुलना में बिल्कुल खारा पानी है, उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है। तो ज़्यादा दिनों के बाद में वो अगर पानी सूखेगा तो वहाँ पर ज़मीन है वो सफ़ेद हो जाती है, यानी कि फ्लोराइड जम जाती है। और आपके घरों में जो पानी की नलियाँ आती है उसमें नलिया में भी ज़्यादातर 4-5 वर्ष तक अगर पानी चलेगा उस नलियों के अंदर तो वहाँ पर भी उस नलियों के अंदर सफ़ेद कलर की फ्लोराइड जम जाती है, वो भी एक बाधक मूलक का काम करती है। दोस्तों बोरेट, फॉस्फेट, बोरेट, फ्लोराइड, ऑक्सीलेट, फ्लोराइड और ऑक्सीलेट, फॉस्फेट, बोरेट, फ्लोराइड, ऑक्सीलेट, ये क्या है? बाधक मूलकों के नाम है। अति इंपॉर्टेंट है सवाल, दोस्तों याद कर लेना। फॉस्फेट मूलक के निष्कासन की विधियां भी है, जिर्निकॉल विधि के द्वारा और बेसिक एसीटेट विधि के द्वारा। दोस्तों विस्तृत अध्ययन इसका भी करना है। दोस्तों वैसे मैं शॉर्टकट में अध्ययन करवा रहा हूँ छोटे वीडियो में, तो
आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अति इम्पोर्टेंट्स वाला है।